कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट डिटरमिन करना टोटल अप्रोच के थ्रू कल हमने कर लिया था, समझ आ गई थी या कोई क्वेश्चन है उसमें? मैम आ गई थी समझ। आ गई? चलो अब इसी 215 पेज रिवाइज कराएंगे, अभी बाद में रिवाइज कराते हैं। 215 पेज पे उसी के ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि वो जो अप्रोच अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे हमें क्या-क्या डिफिकल्टीज जब फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। सबसे बड़ा जो मेन डिफिकल्टी है इस अप्रोच को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में ये मैक्सिमम डिफरेंस है, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान इकोनॉमी को देखते हो तो यहाँ पर तो प्राइसेस आए दिन अप एंड डाउन हो रही हैं, तो उस हिसाब से हम नहीं बता सकते कि किस लेवल पर अगर प्राइसेस फिक्स हो, फिर तो हम बता सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में इस लेवल पर आकर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, या जिस पॉइंट को हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन उस पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम ना हो, उससे भी आगे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तब भी हमारी कॉस्ट है वो कम हो और प्रॉफिट और हमारी जो आउटपुट है वो ज्यादा है, तो मेजर करना कि मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पर है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का, वो डिफिकल्ट होता है इसमें। और सेकंड है टू फाइंड द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज आल्सो डिफिकल्ट टास्क। एक यूनिट की प्राइस मेजर करना भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आप अपनी गुड की तो पर यूनिट की प्राइस है वो देख लोगे कि किस हिसाब से है, लेकिन अगर एक मुल्तान में जितनी भी मार्केट्स है उनमें डिफरेंट गुड्स हैं वो सेल हो रही हैं, उनकी प्राइसेस को मेजर करना पड़ जाए पर यूनिट पर आउटपुट के हिसाब से तो वो डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से टोटल जो रेवेन्यू अप्रोच है ये इसके ये ड्रॉबैक्स हैं कि हम जो है वो इजीली मैक्सिमम पॉइंट नहीं बता सकते कि हमारा टोटल रेवेन्यू कहाँ है और टोटल कॉस्ट जो है वो किस लेवल पर है। सेकंड इसमें अप्रोच है हमारे पास मार्जिनल अप्रोच। इसकी दो ही अप्रोचेज हैं। टोटल अप्रोच के थ्रू हम प्राइस और आउटपुट डिटरमिन कर सकते हैं, और सेकंड हमारे पास है मार्जिनल अप्रोच के थ्रू हम प्राइस जो डिटरमिन कर प्राइस और आउटपुट डिटरमिन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। मार्जिनल अप्रोच, दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के थ्रू मार्जिनल अप्रोच और मार्जिनल कॉस्ट आप पढ़ चुके हो, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आप पढ़ चुके हो। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट के हिसाब से जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वो मार्जिनल यानी आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है वो हमारा मार्जिनल होता है। और इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट भी हम आउटपुट के चेंज होने से हमारी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, आउटपुट के कम होने से कॉस्ट कम और आउटपुट के ज्यादा होने से कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो उसका जो चेंज हम बताएंगे वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो इस डेफिनेशन मार्जिनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होती है जहां पर उसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है। अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल कॉस्ट वुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये इसकी डेफिनेशन है मार्जिनल अप्रोच की। एक फर्म उस टाइम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपके इक्वल हो जाते हैं। अब इसकी दो कंडीशंस दी हुई हैं, देयर आर टू कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। दो कंडीशन है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि फर्म इक्विलिब्रियम में है या नहीं। पहली कंडीशन तो वही है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे, और सेकंड कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है, बहुत कम यूज होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि स्लोप ऑफ एमसी मार्जिनल एमसी जो है यानी मार्जिनल कॉस्ट वो ग्रेटर होगी मार्जिनल रेवेन्यू से, तो वहां पर भी हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। वो पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट आपने पढ़ा होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट मैंने आपको बताया था जहां पर एक फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है और उसे कॉस्ट है वो कम से कम बियर करनी पड़ती है। उस पॉइंट के बाद अगर फर्म प्रोडक्शन करेगी तो उसे डिस इकोनॉमीज की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। डिस इकोनॉमीज मतलब हम अगर अपनी आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही है कि मैक्सिमम पॉइंट वो होगा मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसके बाद आपकी जो एमसी की स्लोप है वो ग्रेटर हो जाएगी एमआर की स्लोप से, ठीक है। अब इसकी डायग्राम किस तरह से बनी हुई है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस फिक्स होती हैं, प्राइसेस जो है वो एक लीडर फर्म या मार्केट फोर्सेस आपकी सेट कर देती हैं, इस वजह से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो फिक्स रहेगा। ये हमारे पास हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हमारे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम रेवेन्यू और कॉस्ट का रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट ही मेंशन करेंगे, इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारी प्राइस और ये माइनर रेवेन्यू। अब माइनर कॉस्ट का जो कर्व था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, माइनर कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारे पास यहाँ पर हमने आउटपुट मेंशन की थी, यहाँ पे कॉस्ट माइनर कॉस्ट का कर्व हमारे पास इस शेप का होता है। ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन
0.3 से 0.1 से 0.2 से जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं या मैक्सिमम आउटपुट बोल दो आप इसको, ठीक है। इस पॉइंट पे जब आप प्रोडक्शन करोगे तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी कॉस्ट और भी ज्यादा कम होगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप आगे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे तो जैसे जैसे आउटपुट आपकी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। ये आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास माइनर कॉस्ट का कर्व था जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो इसी तरह से आपने माइनर कॉस्ट का कर्व यहाँ पर ड्रॉ करना है। माइनर कॉस्ट का कर्व इस शेप का बनेगा। ये हमारे पास माइनर कॉस्ट है। अब दो कंडीशन उन्होंने बताई हैं। एक कंडीशन ये है जहां पर माइनर कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे, वो हमारे पास फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी उस पॉइंट पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, पॉइंट हमारे पास एमआर और एमसी दोनों इक्वल हैं, यानी इस पॉइंट पर भी अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो मतलब आप जो है वो प्रॉफिट गेन कर रहे हो, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। इस पॉइंट पर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तब भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों जो है वो सेम है, लेकिन ये आपके पास आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ए का और इसको हम नेम देते हैं बी का। यहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो Q1 और यहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं Q2, ठीक है। ये दोनों वो पॉइंट है जहां पर अगर फर्म प्रोडक्शन करती है तो फर्म जो है वो प्रॉफिट ही गेन करेगी, क्योंकि यहाँ पर एमआर और एमसी दोनों इक्वल हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो आपकी दोनों इक्वल हैं। और अगर आप इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करते हो तो यहाँ पर आप देखो आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम है। तो ए से लेके बी तक जितना भी एरिया है, यहाँ पर जहां पर भी आप प्रोडक्शन करोगे आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस नहीं होगा। ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ए से लेके बी तक फर्म का इक्विलिब्रियम एरिया है। अगर यहाँ पर फर्म जो है वो प्रोडक्शन करती है तो उस की वजह से उसे प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप बी पॉइंट के बाद प्रोडक्शन करते हो तो बी पॉइंट के बाद आपकी प्रोडक्शन जब आप करोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू आपके पास कम है। तो बी के बाद प्रोडक्शन जब वो लॉस में जाएगी, ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है ए और बी के दरमियान जितना भी एरिया है, यहाँ पर आप जितनी भी प्रोडक्शन करोगे वो आपकी प्रॉफिट में ही जाएगी, क्योंकि आपका रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट इस एरिया में कम है। ए के बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करते हो, ये ए के बाद अगर आप प्रोडक्शन करते हो इस एरिया में, तो यहाँ पर भी हमारी एक्सप्लेनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस डायग्राम वी सी दैट प्राइस, माइनर रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये सब कुछ जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब जो प्राइस सेट है आप उसे ही फॉलो करोगे, उसके अलावा आप अपनी मर्जी से प्राइस जो है वो नहीं रख सकते हो। एंड इट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट गिवन प्राइस, और मार्केट में जो भी प्राइस होगी आपने जो भी क्वांटिटी सेल करनी है आप उसी प्राइस पर सेल करोगे। अब उन्होंने कहा है कि फर्स्ट पॉइंट है ई द एमसी कर्व इंटरसेक्ट द एमआर कर्व, जहां पर एमसी और एमआर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक फर्म विल बी इक्विलिब्रियम, फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ई पॉइंट पर जहां पर एमसी और एमआर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बुलेट में आगे उन्होंने बताया हुआ है टू द राइट ऑफ ई, अगर आप ई के बिल्कुल राइट साइड पे मूव करते हो, यानी ये जो है ये आपके पास ई है, ई के राइट साइड पे आप मूव करोगे तो वहां पर एमसी आपका ग्रेटर हो जाएगा एमआर से, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएंगे, रेवेन्यू कम होने की वजह से प्रॉफिट भी कम होगा। और टू द लेफ्ट साइड ऑफ ई, अगर आप ई के लेफ्ट साइड पे आते हो, ये ई पॉइंट है, ई के लेफ्ट साइड पे आओगे तो यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, तो हमारा जो प्रॉफिट, द मैक्सिमम प्रॉफिट इज नॉट स्टिल रीच, यहाँ पर भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट
कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम अपनी प्रोडक्शन और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल करके प्रॉफिट गेन कर सके। एट पॉइंट ई पॉइंट पर हमारा एमसी और एमआर दोनों सेम है। द स्लोप ऑफ एमसी कर्व इज ग्रेटर देन एमआर कर्व। एट दिस पॉइंट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो वहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और रेवेन्यू जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से ई पॉइंट है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट। मैम अगर जी जी प्रॉफिट इस पॉइंट पे कैसे मैक्सिमम होगा? ये देखो, आपने यहाँ से ए पॉइंट से प्रोडक्शन करना स्टार्ट की। यस मैम। ए पॉइंट से जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की, ए पॉइंट पे आपका एमआर और एमसी दोनों इक्वल थे। यस एक मैम। पॉइंट के बाद जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो, आपका रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती। कम होती जा रही है, ठीक है। एक ठीक है, तो आप जब तक आपका रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर एक इन पॉइंट वो आएगा जहां पर आपका एमसी और एमआर दोनों इक्वल। उस इक्वल पॉइंट के बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो एमसी ग्रेड ज्यादा हो जाएगा और एमआर आपका कम है, कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो प्रॉफिट भी आपका क्या होगा, कम होगा। इस वजह से उन्होंने इस पॉइंट को मैक्सिमम आउटपुट का कहा है कि अगर आप ए से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो ए से प्रोडक्शन स्टार्ट करना जब आप स्टार्ट करोगे तो आप बी पे आके स्टॉप कर दोगे, क्योंकि बी के बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वहां पर कॉस्ट आपकी ज्यादा और रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आगे समझ। यस मैम। इस वजह से उन्होंने इसे मैक्सिमम पॉइंट कहा है कि ये एक ऐसा फर्म का मैक्सिमम पॉइंट है कि यहाँ तक फर्म जितना भी प्रॉफिट गेन कर सकती है वो गेन करने की कोशिश करेगी। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट उन्होंने ए को डिस्कस किया गया, यानी ई प्राइम। ये ई प्राइम है और हमने ए लिखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। एमसी इज इक्वल टू एमआर। इस पॉइंट पर भी आपका एमसी और एमआर इक्वल है, ठीक है, लेकिन हम इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहेंगे। ये इक्विलिब्रियम इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका एमसी और एमआर दोनों इक्वल है। इसके बाद जब आप प्रोडक्शन करोगे तब आपका रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है, तो आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आप इस ई पॉइंट पे आके रुक जाओगे, क्योंकि ई पॉइंट पे के बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वो लॉस में जाएगा। तो इस वजह से ए पॉइंट भी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है और सिर्फ आपका जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम का लेवल होगा कि जहां पर आप अपनी फर्म को स्टॉप करोगे कि इसके बाद आप प्रोडक्शन जब वो सोच समझ के करोगे, वो ई पॉइंट है। ई पॉइंट के बाद जब आप प्रोडक्शन करोगे तो वो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। पर क्या टॉपिक का क्या नेम था, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस और आउटपुट किस तरह से डिटरमिन करते हैं। हम प्राइस और आउटपुट वो डिटरमिन करेंगे जहां पर हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। इसकी हमने दो अप्रोचेस पढ़ी हैं, एक हमारे पास टोटल अप्रोच है, एक मार्जिनल अप्रोच है। टोटल अप्रोच कल पढ़ाई थी, मार्जिनल अप्रोच आज आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैम सिर्फ ना एक चीज जी बता, यानी कि अब जी जी दिया हुआ है इक्विलिब्रियम और फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस एंड आउटपुट जी जी डिटरमिनेंट। मैम यानी कि इसको जी जी याद रखने के लिए क्या, यानी कि कुछ दो चार लफ्जों में की कौन सी होती है वो तो बता दें। इसको याद रखने के लिए दो चार लफ्जों में मतलब क्या, किस हिसाब से कह रहे हो, डेफिनेशन? नहीं मैम, यानी कि इसको यानी कि किस तरह याद रखा जाए, यानी कि इसकी यानी कि ये किस टॉपिक के ऊपर है, यानी कि डिपेंड कर रहा है इसके मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस के ऊपर कौन सा डिपेंड करता है फर्म का, वो है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये जो मार्केट में कंपटीशन होते हैं, आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप अकेले नहीं होगे एक चीज को सेल करने वाले, बहुत से दूसरे लोग भी होते हैं सेल करने के लिए। तो वो जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के दौरान आप अपनी सेल किस तरह से ज्यादा कर सकते हो कि आपकी कॉस्ट भी ज्यादा ना हो और आपको रेवेन्यू भी ज्यादा गेन हो, तो ये उस बेस पे है। और मैम इधर एक चीज लिखी हुई है, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, उसका हाँ डिफरेंस जी, भी। हाँ जी, और पाई वो किसको शो प्रॉफिट करे? है। पाई पाई प्रॉफिट को शो कर रहा है, चलिए ठीक हो गया। वो प्रॉफिट है। आप अगर अपने रेवेन्यू में से जितनी आपने अर्निंग की है उसमें से आपने सारी कॉस्ट पे करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। यस मैम।
लेकिन मैम इसको याद किस तरह करना है? क्या मतलब याद किस तरह से करना है? बस डायग्राम अच्छे से करना और डायग्राम को एक्सप्लेन करना है इसमें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या पढ़ा रही थी आप? कमाल है आप। मैम कौन मेरी सा है? लाइट चली गई थी, मैं दोस्त के घर आया हूँ, अब उसका नेटवर्क भी गया है। किस्मत खराब है। किस्मत खराब। नेम क्या है आपका? उस्मान निज़ार। अच्छा जी। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करना, जो हमने कल टोटल अप्रोच पढ़ी थी। उसके आगे मार्जिनल अप्रोच है, आज हमने वो कंप्लीट की है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था और ये फिर अब मैं रिवाइज करवा दूंगी, तो फिर देखते हैं जिस दिन रिवाइज करवाना उस दिन भी आपकी लाइट ना हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मैम बस पेज नंबर बता रहे। पेज नंबर 215 है। 215 पेज नंबर है। ठीक है, डन हो गया। आगे ठीक है। अच्छा जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन? एक टॉपिक रह गया, अब वो मुझे मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको आज वो भी कंप्लीट करवा देती और उसके बाद फिर हम जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर बस कर देते। दें मैम, बस कर दें। आपने कल कहा था ये लास्ट टॉपिक है। कल आपने कहा था ये लास्ट टॉपिक है, आज आप कहती हैं एक और टॉपिक है, कल आप कहेंगे एक छोटा सा टॉपिक रहता है। ऐसे ऐसे सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक है। अच्छा आप बोलो। हाँ जी। अच्छा मैम ये बताएं, वो जो कल आपने प्रॉफिट वाला पढ़ाया था वो भी सिलेबस में है या नहीं? हाँ जी, वो सिलेबस में है। क्यों, ऐसे ही पढ़ा दिया था। मैम ये क्या इतना? इतना नहीं है। अच्छा जी, आप क्या बोल रहे थे? आप चुप करो, किसी ने क्वेश्चन करना था जी। मैम मैंने कल का लेक्चर नहीं लिया था, तो मुझे ये बता दें इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इस टॉपिक का। इस टॉपिक का क्वेश्चन सीधा सीधा मतलब आपने क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू डिटरमिन प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो उसमें जो अगर ये सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल और मार्जिनल दोनों अप्रोचेस बतानी पड़ेंगी, या फिर दोनों में से एक अगर मैंने पूछनी होगी तो मैं दोनों में से एक आपको वहां पे मेंशन करूंगी पेपर में। हाउ टू डिटरमिन आउटपुट एंड प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन मार्जिनल अप्रोच, इस तरह से मैं आपको बता दूंगी इसमें। या अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिटरमिन आउटपुट एंड प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो फिर आप टोटल अप्रोच भी बताओगे और उसमें मार्जिनल अप्रोच भी बताओगे। ठीक है, मैम ये परफेक्ट कंपटीशन और उसकी अजम्पशंस ये नहीं इसमें शामिल? वो भी इंक्लूड है। वो आपने किया ना पीछे भी मैंने आपको करवाया रेवेन्यू एनालिसिस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। रेवेन्यू एनालिसिस में भी जब वो अंडर परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन भी थी और परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन भी थी। ठीक है, फर्स्ट 5 अजम्पशन अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो वो प्योर कंपटीशन होगा। सिंपल ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द प्योर कंपटीशन। तो जब प्योर कंपटीशन में पूछूंगी तो आपने जस्ट फर्स्ट 5 जो अजम्पशन है सिर्फ वो बतानी है। ठीक है, अगर आपको सिंपल मैं क्वेश्चन में कहूं कि आपने व्हाट इज प्योर कंपटीशन, तो आपने प्योर कंपटीशन में जस्ट फर्स्ट 5 अजम्पशंस जो है परफेक्ट कंपटीशन की वो एक्सप्लेन करोगे, इसके अलावा एक्सप्लेन नहीं करोगे। और अगर मैं आपको कहूं कि राइट द अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो फिर आप सारी 7 की 7 अजम्पशंस वहां पे मेंशन करोगे। जी मैम ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम ये क्लियर कर दें, यूनिट 8 में परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें तो इन्होंने ग्राफ नहीं दिए हुए, हमें कैसे पता लगेगा कि आपने ग्राफ भी मांगे हैं या नहीं? उसमें भी है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें मैम यूनिट यूनिट 7 में 7। परफेक्ट यूनिट कंपटीशन। 7 में जी मैम। मैं बताती हूँ। यूनिट 7 में जो क्वेश्चन है ना परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें है रेवेन्यू एनालिसिस, कि आप रेवेन्यू किस तरह से फाइंड करते हो परफेक्ट कंपटीशन में। रेवेन्यू किस तरह से फाइंड करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वहां पे रेवेन्यू का टेबल भी था जो आप लोगों ने किया है। ठीक है, जी मैम। उसमें क्वेश्चन है रेवेन्यू एनालिसिस करना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और इसमें क्वेश्चन है कि हम प्राइस और आउटपुट किस तरह से डिटरमिन करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। अगर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो फिर हम तब चीज की प्राइस को देखते हुए अपनी कितनी आउटपुट मार्केट में लेकर जाएंगे सेल करने के लिए। ये क्वेश्चन चेंज है, वो क्वेश्चन चेंज है, वो रेवेन्यू के बारे में आपने बताना है। मैम जैसे टॉपिक का नेम लिखा हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन आएगा या कोई घुमा फिरा के आएगा? नहीं नहीं, जैसे टॉपिक का नेम लिखा है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये जो आज वाला पढ़ा है इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ टू डिटरमिन प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। ठीक है,
अब एक टॉपिक रह गया, वो फिर कल करूंगी। अभी जल्दी से निशान लगा लो जो आपको मसले मसाइल हो रहे थे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन, जो मिड में इंक्लूड है आपके। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? पेज नंबर 8 से पेज नंबर 8 8 पे आ गए हो। मैम एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आपने यहाँ से कहा था, बाकी भी छुड़ा दिया था। वो अच्छा चलो, 3 डेफिनेशन जो है ना वो साइंसदानों की, वो नहीं करनी। वो अब कर लेते हैं ना, अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नहीं मैम, अब तो नहीं, टाइम नहीं। नहीं है। मैम मैम आपने दीदी। कहा था पेज नंबर 8 से ही करना है। अच्छा मैं बता रही हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो स्टार्ट करो। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। 2 मिनट चुप हो। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पेज नंबर 8 पे है। नेचर एंड स्कोप ऑफ ये इकोनॉमिक्स। पागल है, मैं खा गया उस ताजा। और ये मैम क्वेश्चन साथ बताती जाना कैसे करना है। क्वेश्चन पहले बताती हूँ, पहले टिक तो कर लो। कर लिया। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 10 तक है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट तक आपने करना है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 10 तक। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, नेचर स्कोप, ये आपका है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 10 तक है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। उसके बाद आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों मैंने पढ़ाए थे। पेज नंबर 11 पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है और उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर उसी के नीचे मैक्रो इकोनॉमिक्स है और उसके भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 11 से लेके 12 तक ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आपका दूसरा है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी थी, जिसमें थ्योरेटिकल यूजेस भी थे और प्रैक्टिकल यूजेस भी थे कि थ्योरेटिकली हम इकोनॉमिक्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिकल किस तरह से ये अप्लाई होती है हमारी जिंदगी में इकोनॉमिक्स। तो ये भी हमारे पास पेज नंबर 12 से लेके 14 तक थे। पेज नंबर 12 से लेके 14 तक ये। उसके बाद स्कार्सिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। स्कार्सिटी की डेफिनेशन पेज नंबर 15 पे स्कार्सिटी लिखा हुआ है, सिर्फ वही पैराग्राफ। स्कार्सिटी मींस पीपल डू नॉट हैव एज मच एज दे वांट टू हैव। और जहां पे ये स्कार्सिटी एंड चॉइस, पूरा ये एक टॉपिक खत्म हो रहा है, यहां तक आपने करना है। स्कार्सिटी की डेफिनेशन स्टार्ट पढ़ाई थी और साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, यहां तक ये पॉइंट आपका खत्म हो रहा है स्कार्सिटी का। ठीक है, पहुंच गए यहाँ तक? मैम स्कार्सिटी का पॉइंट कहाँ पर खत्म हो रहा है? कौन सा स्कार्सिटी का मैम पैराग्राफ कहाँ तक करना है? स्कार्सिटी? पेज नंबर 15 पे स्कार्सिटी पे आ गए हो? जहाँ पे स्कार्सिटी लिखा हुआ है ना, वही Yes. वाला पूरा टॉपिक आपने करना है। स्कार्स रिसोर्सेज से ऊपर तक। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मींस पीपल डू नॉट, यहाँ से स्टार्ट करोगे चलो ठीक हो गया, और लास्ट लाइन है उसकी, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। क्या हो गया? मैम मैंने ये पूछना था, आपने कल बताया था कि सिर्फ लॉन्ग आएंगी, शॉर्ट तो नहीं होंगे ना, चाहे मिड हो चाहे फाइनल लो? वो देखते हैं किस तरह से पेपर बनता है। और अगर एमसीक्यू? अगर आपका पेपर मिड और फाइनल का इकट्ठा होगा तो सारे क्वेश्चन लॉन्ग ही होंगे, और अगर इकट्ठा नहीं होगा तो फिर शॉर्ट भी इंक्लूड होंगे। ओके मैम। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए स्कार्सिटी तक। उसके बाद पेज नंबर 16, उस पे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी थी और उसकी एग्जांपल की थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और उसकी हमने एग्जांपल की थी पेज नंबर 16 पे। फिर पेज नंबर 17 पे हमने किया था प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी अजम्पशंस की थी। उसके बाद उसका टेबल हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डायग्राम बनाई थी और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हमने की थी। इंप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स अवे फ्रॉम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से ऊपर तक। पेज नंबर 17 से लेके 18 तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किया था। समझ आ गई यहाँ तक? मैम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का वापस बताएं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर 17 पेज से लेके 18 पेज तक, इसकी डेफिनेशन, इसकी अजम्पशन, इसका टेबल, इसकी डायग्राम और फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। मैम आगे करें, आगे चलें भाई, डिमांड वाले चैप्टर पे आ जाओ जल्दी से। पेज नंबर 45, डिमांड हमने पढ़ा था। डिमांड में पहले हमने फर्स्ट उसकी डेफिनेशन,
उसके जो बुलेट्स में पॉइंट लिखे हुए हैं वो दोनों। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड हमने किया था, लॉ ऑफ डिमांड में टेबल बनाया था, टेबल के बाद डायग्राम बनाई थी, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद बाय डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप, डिमांड कर्व नेगेटिव क्यों होता है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी दिया था मनी वेज और रियल वेजेस का, रियल इनकम और मनी इनकम याद आ गया होगा आपको इनकम इफेक्ट में, वो भी इंपॉर्टेंट है। वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने अजम्पशंस की थी, अजम्पशन के बाद हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ किया था, एक्सेप्शन केस किया था जहां पर हमारा लॉ जो है वो गलत साबित हो जाता है। फिर उसके बाद गिवन गुड्स को एक्सप्लेन किया था। गिवन गुड्स के बाद फिर हम जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड हमने नहीं किया था, ये क्रॉस है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड नहीं किया था। उसके बाद चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, ये हमने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। बड़ी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, अब उस प्रैक्टिस पे पानी मत फेर देना। तो जितनी प्रैक्टिस की थी उसका फिर फल भी मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। मैम इसका आपने टेस्ट भी लिया था, हाँ जी। चेंज इन वो डिमांड वापस कब करेंगी? वो ले लेना फिर। चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। मैम इसमें जी जी मैम क्या हो गया है? द कांसेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड करना है, नहीं नहीं वो नहीं करना, वो कट है। वो कट है। हाँ जी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइज एंड फॉल की 4 पॉसिबिलिटीज जो आप लोगों ने की थी, डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद कॉजेज ऑफ द चेंज इन डिमांड और शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड, डिमांड के शिफ्टिंग फैक्टर, यहाँ तक जो है वो डिमांड वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। पेज नंबर 56 एडवर्टीजमेंट तक, पेज नंबर 56 एडवर्टीजमेंट तक हमने डिमांड वाला चैप्टर किया था। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिंपल इलास्टिसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे काफी सारी दी हुई है, तो जो आपको इजीली हो जाए आप वो करोगे। फिर डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक क्या होता है, लेस इलास्टिक क्या होता है, यूनिटी या इक्वल टू इलास्टिक क्या होता है। फिर नीचे इलास्टिसिटी की डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दी हुई है। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उन्होंने एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन और फार्मूले के साथ। फिर मेजरमेंट्स मेथड बताए हैं, मेजरमेंट मेथड में सिर्फ आपने परसेंटेज मेथड किया था, टोटल आउटले मेथड और ग्राफिक मेथड आपने कट किया था, उसको क्रॉस कर दो। आपने सिर्फ परसेंटेज मेथड करना है कि प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके 3 मेथड थे, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी और इक्वल टू यूनिटी, टेबल के साथ। और इसके मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी थी और आपने वैल्यूज फाइंड करके दी थी, याद आ गया? यस मैम। उसके बाद पेज नंबर 61 पे आउटले मेथड ही आपने नहीं करना। फिर आप आ जाओगे पेज नंबर 66 पे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी और इसके मेजरमेंट के मेथड भी मैंने आपको क्लास में करवाए थे, बुक में नहीं थे। मैंने आपको डेफिनेशन भी करवाई थी और टेबल के साथ ग्राफ भी आप लोगों ने बनाए थे। याददाश्त वापस आ रही है? यस मैम। जी जी मैम, सब कुछ पता है। ये कौन है? आपकी क्लास का नहीं लग रहा। मैम ये मेरे साथ बैठता है, ये वो है। ये उस्मान इजहार है। अच्छा मैम ये अच्छा, सेकंड रो में जो सा थर्ड पर्सन है ना मैम, ये वो है। जी अच्छा अच्छा, इनको तो आता होगा, इंटेलिजेंट है माशाल्लाह इकोनॉमिक्स में, बाकी में पता नहीं। मैम हमारा पूरा ग्रुप नहीं है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंफीरियर गुड्स होंगी तो इनकम इलास्टिसिटी का कर्व कैसा होगा और सुपीरियर गुड्स होंगी तो इनकम इलास्टिसिटी का कर्व कैसा होगा। उसके बाद मेजरमेंट इन केस ऑफ नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, ये आपको नहीं करवाया था, इसमें मैंने आपको वो ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी और इक्वल टू यूनिटी के पॉइंट्स करवाए थे, टेबल भी बनवाया था और उसके फिर ग्राफ भी आपने ड्रॉ किए थे, वो लाजमी करने हैं। उसके बाद क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन,
डेफिनेशन के बाद इसके 2 पॉइंट्स हैं आगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यूज आती हैं और मेजर करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सब्स्टिट्यूट गुड होंगी, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी। मैम ये वापस बताएं, ये इसका इनकम इलास्टिसिटी मैम और ये दोनों डिमांड पॉइंट का। करने हैं। जी ये दोनों पॉइंट्स करने हैं। इनकम इलास्टिसिटी में आपने इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद नीचे 2 पॉइंट दिए हैं, अगर इंफीरियर गुड्स होंगी तो इनकम इलास्टिसिटी का कर्व किस शेप का होगा, नेगेटिव होता है, और अगर सुपीरियर गुड्स होंगी तो इनकम इलास्टिसिटी का जो कर्व होगा वो पॉजिटिव होता है। ये एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी और इक्वल टू यूनिटी का केस मैंने आपको क्लास में करवाया था, डेफिनेशन भी आपने उसकी लिखी थी, ग्राफ टेबल बना के फिर आपने ग्राफ भी बनाया था। फिर हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, इसमें 2 चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर वैल्यू कैलकुलेट करने से आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और अगर वैल्यू कैलकुलेट करने से आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट गुड्स ये नहीं करना, जस्ट ए और बी पॉइंट्स करना है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखने के बाद ए और बी पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने हैं। मैम अगर आंसर नेगेटिव आता था कौन सी गुड्स होती थी, सब्स्टिट्यूट्स? आंसर नेगेटिव आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 69 पे डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने किए थे। मैम ये वाला रिवाइज करो। ये रिवाइज करवाना है, चलो ये आपको, ये फिर आप मुझे कल बताना, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी क्योंकि कल फिर रिवाइज करना ये दो टॉपिक हैं ये वाले आगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी करना है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी आपने करना है। इनमें से कितने कितने पॉइंट कर लें, 5 5 6 6 कर लो आप लोग। मैम 6 तो दिए हुए हैं। किसके? 6 नहीं है, 8 है। आंखें खोले। मैम 9 है। मैम 9 है। हाँ जी 9 है, आगे भी हैं, और उसके बाद दूसरे के 10 है। 5 आगे निशान लगवाए मैम। आगे चलें जी, सप्लाई वाले चैप्टर पे आ जाए। सप्लाई में सप्लाई एंड स्टॉक का डिफरेंस किया था आपने, फिर लॉ ऑफ सप्लाई किया था। लॉ ऑफ सप्लाई के बाद हमने किया था अजम्पशंस ऑफ लॉ की अजम्पशंस की थी, फिर एक्सेप्शन केसेस किए थे इसके, फिर चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, इसकी भी बहुत आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, उसके बाद कॉजेस ऑफ द चेंज इन सप्लाई, सप्लाई का हमारा चेंज। जी स्लो बोल दे थोड़ा। स्लो बोलूं? अच्छा चलें फिर से स्टार्ट करते हैं। सप्लाई एंड स्टॉक में डिफरेंस, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके बाद अजम्पशंस, फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ, पेज नंबर 86 पे एक्सेप्शन ऑफ लॉ, फिर चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसमें आपने राइज एंड फॉल इन सप्लाई, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई सब कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 90 पे है कॉजेज ऑफ द चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट फैक्टर ऑफ सप्लाई। ये हमने शिफ्टिंग फैक्टर करने थे सप्लाई के। उसके बाद ये आपका पेज नंबर 91 तक सप्लाई खत्म हो गया। उसके बाद ये आपका यहाँ पेज नंबर 91 तक मिड का सारा कोर्स था जो आपने करना है। मैम यहाँ से आगे सारा फाइनल का सिलेबस है। हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो मैंने स्टार्ट करवाई थी वो फाइनल, वो यहाँ से आगे आपका सारा फाइनल का है, वो इसमें नहीं है। यहाँ तक पेज नंबर 91 तक आपका जो सिलेबस है वो मिड का है सारा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो आगे। अब आप जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला मैंने टॉपिक करवाया था ये आपका फाइनल में इंक्लूड है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती क्या है, फिर उसके वही मेजरमेंट के पॉइंट, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, सारे वही केस। उसके बाद डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी के डिटरमिनेंट्स बताने थे। ये इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आपका कंप्लीट फाइनल का पहला चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था। उसके बाद हमने किया था कॉस्ट। मैम इसका डी पॉइंट भी करना है, इसका डी पॉइंट ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का।
मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। नहीं नहीं, डी और ई पॉइंट नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपने ग्रेटर, इक्वल और लेस का केस बताना है, डी और ई पॉइंट आपने नहीं करना। टाइम खत्म हो गया, दोबारा ज्वाइन करवा ले। दोबारा ज्वाइन करवा लें, अब कल ज्वाइन करेंगे। यस मैम करवा। अभी जरा मिड को देख लो, हौसला दो दिल को, यस मैम कल करेंगे आप। और आप अटेंडेंस लाजमी ले लेना। मैम हम पास हो जाएंगे। मैम एक ही दिन में हम कैसे पेपर देंगे, मिड का भी और फाइनल का भी? मैम सुना है आप सख्त चेकिंग करते हैं। मैम 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 हमारा पहला तजुर्बा है, थोड़ा रहम करें बच्चों पर। मैम देखिएगा, हम लोग पहली दफा दे रहे हैं और वो भी इकट्ठे। मैम वो भी यूनिवर्सिटी में, वो भी ऑनलाइन पढ़ के। मैम ये हमारे साथ बहुत। मैम अल्लाह आपको हज करवाए, बस मेहरबानी मैम पासिंग मार्क्स 20 होते हैं किसमें? 30 में से 15 वाला पास होता है और 100 में से 50 वाला पास होता है। अब आप देख लो कितने लेने हैं। मैम 50 में से मैम हमें नंबर तो पूरे देंगे ना। मैम इस बार में थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा, 30 तक पास करना है।